हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 2026 के पीवाईक्यू करा रही हूँ। क्योंकि आरआरबी पीवाईक्यूज रिपीट करता है तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो सीबीटी 2 के होने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि जुलाई में ही सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है तो आपको इस क्लास से बहुत हेल्प होगी। तो आप ये क्लास अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में कृषि बागवानी जिन्सों की कीमतों को विनियमित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है फर्स्ट 2014 से 15। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। जब 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई तब इसकी प्रारंभिक समग्र निधि कितनी थी। तो इसकी जो समग्र निधि थी वो 2000 करोड़ थी। ऑप्शन डी। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका ऑप्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा तीव्रता को कम करना। ऑप्शन सी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में होने वाली वृद्धि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये पूंजी खाते के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी, पूंजी खाता आम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1995-96 में नाबार्ड में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की थी जिसका प्रारंभिक कोर्पस था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2000 करोड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। विश्व बैंक के अनुसार समावेशी विकास नीतियों के परिणाम स्वरूप 2005 और 15 के बीच भारत में ग्रामीण गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। तो इसमें 16% की गिरावट आई थी। विनिवेश नीति को तब गति मिली जब डैश में एक नए विनिवेश विभाग का गठन किया गया जो 2001 में पूर्ण मंत्रालय बन गया। तो इसका आंसर है 1999 में ये पूर्ण मंत्रालय बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये जो शुरू की गई थी ये 2002 में शुरू की गई थी, राष्ट्रीय बीज नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने एक मिनट, थोड़ा ना इसमें मिस्टेक हो रहा है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो ये है, भारतीय संसद ने वित्तीय अनुशासन को संस्थागत रूप देने और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 2003 में। ठीक है, यहाँ पे ये वी लिखा हुआ है, व लिखा हुआ है विकास। ठीक है, ये पेन से ठीक से लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा ने फेरा को किस वर्ष स्थापित किया था। तो ये जो स्थापित किया था ये 1999 में स्थापित किया था। भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति कब शुरू की गई थी। तो यह जो शुरू की गई थी यह 2005 में शुरू की गई थी। एक मिनट, सॉरी, हाँ ये 2000 में शुरू की गई थी, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 1960 के दशक के मध्य से 1980 तक भारत की औद्योगिक समृद्धि मंद रही। आर्थिक समृद्धि की इस धीमी गति का वर्णन करने के लिए प्राय किस पद का उपयोग किया जाता है। हिंदू समृद्धि दर। ऑप्शन ए। ठीक है, इस दर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता उपागम जो विकास को व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित करता है सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये थे अमर्त्य सेन। ठीक है, इनको इकोनॉमी में इनको पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, ये नाम याद रखना, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो ये जो अधिनियमित किया गया था ये 2003 में अधिनियमित किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने राजवित्तीय विवेक को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष में राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम अधिनियमित किया था।
तो ये जो किया था FRBM का, ये 2003 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे ही था, FRBM बेस ही था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ भी बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य है? तो ये था SDG गोल। ठीक है, SDG गोल 7। ठीक है, ये था। तो ये आप जो इसके जो SDG गोल है, ठीक है, टोटल 17 SDG गोल है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से आप इसको सीक्वेंस में याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या सीक्वेंस भी पूछ लेता है, जैसे इसमें पूछा है। ठीक है, तो आप ऐसे अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी मापन की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये जो गठन किया था, ये 2012 में किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 की भारत की नई आर्थिक नीति के तहत शुरू किए गए स्थिरीकरण उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त करना था? तो ये जो तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त करना था, ये था भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करना और मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करना। ठीक है, यहाँ पे ये करना लिखा हुआ है, लिख देती हूँ, ये कट गया है, सॉरी, एक मिनट। ये ठीक से लिखा नहीं जा रहा, तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे ये करना लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किस कर से संबंधित है? जो 28वां संविधान संशोधन 88वां जो संविधान संशोधन है अधिनियम 2003 किस से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है, ये हमारा सेवा कर से संबंधित है। ठीक है, सर्विस टैक्स। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंगराजन समूह ने भविष्य में गरीबी रेखा को अद्यतन करने की अनुशंसा किस प्रकार की? तो ये जो की थी, ये NSSO के आंकड़ों के साथ फिशर सूचकांक का उपयोग करके किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन का पूर्णकालिक सदस्य बना? तो ये 2017 में बना था, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो ट्रेनें मुख्यतः भारत सरकार के किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में निर्मित और संचालित की जाती है? तो ये जो की जाती है, यह है शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन ए। क्योंकि देखो, मेट्रो जो बनाई जाती है वो शहरों में ही बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर यही आएगा, शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के दौरान समग्र मांग में गिरावट के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो ये जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण है? यह है उद्योग संचालन के कारण एक कपड़ा श्रमिक अपनी नौकरी खो देता है। ठीक है, यह है संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। सकल नामांकन अनुपात की अवधारणा डैश से संबंधित है? ये जो संबंधित है, ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को पूर्ववर्ती फेरा कानून को प्रस्तावित करने के लिए 1999 में अधिनियमित किया गया था। फेमा आधिकारिक रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था, ये 2002 में लागू हुआ था। स्वतंत्रता के बाद विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में कौन सी रणनीति अपनाई? तो ये जो रणनीति अपनाई गई थी, आयात प्रतिस्थापन की रणनीति अपनाई गई थी स्वतंत्रता के बाद। क्योंकि पहले हम ये देख चुके थे कि जैसे अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने क्या, वो पहले व्यापार करने ही आए थे। ठीक है, धीरे धीरे व्यापार करते करते वो हमारे देश पे उन्होंने धीरे धीरे क्या कब्जा कर लिया था। तो इसलिए स्वतंत्रता के बाद जो जो देश थे, जो और देश है, उनसे जो व्यापार है हमने बंद कर लिया था। हमने जो अर्थव्यवस्था अपनाई थी स्वतंत्रता के बाद, वो बंद अर्थव्यवस्था हमने अपनाई थी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? ये है निर्धनता रेखा अनुपात। ठीक है, ये जो SDI है इसमें क्या घटक दिए हुए हैं, ठीक है, कई सारे घटक दिए हुए हैं, तो उसमें से उसमें ये जो निर्धनता रेखा अनुपात है ये नहीं है, बाकी तीनों है, शिक्षा सूचकांक है, जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, ठीक है, ये तीनों इंक्लूड है, ठीक है, ये इसके घटक है, लेकिन ये निर्धनता रेखा अनुपात ये उसमें नहीं है। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग डैश के बीच में स्कोर पर आधारित है, तो ये जो आधारित है 0 से 1 के बीच आधारित है, ठीक है, 0 से 1। अगर ये 1 की तरफ जा रहा है तो अच्छा है, अगर ये 0 सॉरी शायद मैं गलत बोल रही हूँ, 0 की तरफ जा रहा है तो ये अच्छा है और 1 की तरफ जा रहा है तो ये बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 के सुधारों का भारत की आर्थिक वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये जो प्रभाव पड़ा ये इनसे अधिक संधारणीय वृद्धि नहीं, सॉरी, हाँ, इनसे अधिक संधारणीय वृद्धि हुई, ठीक है। 1990 के सुधार, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो 1990 के दौरान क्या हमने वो LPG हमने अपनाया था, ठीक है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये हमने अपनाया था। उसके बाद क्या जो हमारे बाजार हैं वो सभी देशों के लिए खुल गए थे, ठीक है, तो हमारा और देशों से हमारा आयात निर्यात क्या हमारा होने लगा, ठीक है, तो उसके बाद प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ा, जो हमारी वस्तुएं बाहर देशों में जाने लगी, बाहर की जो वस्तुएं हैं वो हमारे देश में आयात होने लगी, ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, इससे अधिक संधारणीय वृद्धि हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक व्यापार सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। भारत किस वर्ष WTO में शामिल हुआ? तो ये जो शामिल हुआ था ये 1995 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में देश में एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है? तो ये जो नहीं है यह है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये तीनों हैं लेकिन ये नहीं है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कर सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया था? ठीक है, तो ये जो ध्यान केंद्रित किया ये विजय L केलकर समिति ने ध्यान दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की GDP वृद्धि दर सुधारों का एक मिनट, भारत की GDP वृद्धि दर पर सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है? यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा? तो ये जो प्रभाव पड़ा था काफी वृद्धि हुई थी, ठीक है, भारत की GDP दर काफी वृद्धि हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण में योगदान नहीं दिया है? तो ये जो योगदान नहीं दिया है यह है कृषि सब्सिडी ने, ठीक है, जो कृषि सब्सिडी है इसका अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण में योगदान नहीं है, ओके, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है तृतीयक गतिविधियों का मुख्य फोकस क्या है? तो ये जो है अमूर्त वस्तुओं का उत्पादन करना, ठीक है, तृतीयक गतिविधियों का मुख्य फोकस क्या है? अमूर्त वस्तुओं का उत्पादन करना, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक नीति संकल्प कब अपनाया गया था? तो ये जो अपनाया गया था 1956 में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैश्वीकरण को बढ़ावा नहीं देता है? तो ये है ऑप्शन ए घरेलू बाजारों में सब्सिडी और संरक्षणवाद। नेक्स्ट, भारत किस वैश्विक संगठन का सदस्य बना जो शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है? यह है, इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र UN। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1991 की उद्योग नीति के कारण क्या परिणाम प्राप्त हुए? तो इसका आंसर है अधिकांश उद्योगों के लिए उद्योग लाइसेंसिंग का उन्मूलन, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों के माध्यम से सड़क संपर्क
बढ़ाने पर केंद्रित है। तो ये जो केंद्रित है ये है एक मिनट, भारतमाला परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि नीति का प्राथमिक फोकस कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी? तो ये थी किसानों की आय बढ़ाते हुए 140 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, ये मुख्य चुनौती थी। नेक्स्ट है 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम मूल रूप से 1975 में मुख्य रूप से किस उद्देश्य हेतु शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था ये सामाजिक आर्थिक सुधारों में तेजी लाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन करती है? तो ये जो करती है ये है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई करती है। नेक्स्ट है प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो संस्था की स्थापना की थी वो थी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? तो ये जो जारी करता है ये नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो नीति, क्योंकि जब भारत का जब ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब जारी होता है तो ये नीति आयोग जारी करती है। ठीक है, और जब इंटरनेशनल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड जारी करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संदर्भ में प्रच्छन्न बेरोजगारी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो यह वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्यरत है, सीमांत उत्पादकता शून्य है। देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वहां है कि जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है लेकिन वहां पे 5 लोग हैं, तो उसमें कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी इसको कहते हैं कि इसमें जो उत्पादन है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत ने 1991 में किस भुगतान संतुलन संकट का सामना किया था? वह मुख्य रूप से किसके कारण हुआ था? तो ये जो हुआ था भारी राजकोषीय चालू खाता घाटा के कारण। ठीक है, ये इसके कारण हुआ था क्योंकि 1991 से पहले हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी, जैसे कि मैंने आपसे बताया। और उस टाइम क्या है कि जो गवर्नमेंट है उससे गवर्नमेंट का ही ये जो हमारी प्राइवेट जो कंपनीज है उनको इतनी क्या छूट नहीं थी। ठीक है, व्यापार करने की उनको लाइसेंस जल्दी नहीं मिलते थे। ठीक है, उनको ओपन करने के लिए उनको बंद करने के लिए भी क्या गवर्नमेंट से वो परमिशन लेना पड़ता था। तो ये चीजें थी, तो वहां पे क्या उस टाइम पे गवर्नमेंट ही जो कंपनीज थी वो चला करती थी। ठीक है, तो 1991 से पहले हमारी कैसी अर्थव्यवस्था थी? हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी। 1991 के बाद एलपीजी जब आया, ठीक है, तब हमारी अर्थव्यवस्था क्या ओपन अर्थव्यवस्था हुई और बाहरी देशों के साथ हमने अपना व्यापार करना शुरू किया। ठीक है, आयात निर्यात बढ़े हमारे, जीडीपी में जीडीपी हमारी बढ़ी। जो प्राइवेट जो कंपनीज थी उनको भी क्या नाम है कंपनी चलाने के लिए लाइसेंस देना स्टार्ट कर दिया गया और जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उस टाइम बहुत, तो उसको क्या कम किया गया। ठीक है, तो ये था। तो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या नवंबर 2016 में लागू की गई विमुद्रीकरण पहल का मुख्य उद्देश्य नहीं था? ये था नकदी लेन देन पर निर्भरता बढ़ाना। ठीक है, 2016 में क्या हुआ था? 2016 में नोटबंदी हुई थी। ठीक है, ये तो आप सबको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम 2003 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1991 के आर्थिक सुधार अवधि के दौरान विदेशी निवेशकों को कर प्रोत्साहन क्यों प्रदान किए गए थे? एक मिनट में क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ती हूँ मैं। भारत में 1991 के आर्थिक सुधार अवधि के दौरान विदेशी निवेशकों को कर प्रोत्साहन क्यों प्रदान किए गए थे? ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्यों प्रदान किए गए थे। तो जो इसका आंसर है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन सी। कहीं कहीं पे क्या थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण क्वेश्चन में क्या कहीं कहीं कुछ आपको ऐसे सर्कल से दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज इसको अवॉइड करना। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक तो हिंदी में हो ही जाता है। ठीक है, तो प्लीज इसको आप अवॉइड करना। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है 1991 के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ये था व्यापार और उद्योग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक सेवाओं की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? यह लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का प्रसंस्करण करता है। ठीक है, तो यह है तृतीय सेवाओं की एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पर्यटन उद्योग का एक मुख्य घटक है? यह है आतिथ्य। आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार, परिवहन और संचार जैसी गतिविधियां शामिल हैं? तो यह है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे इन तीनों क्षेत्रों के बारे में तो देखो आपको पता ही होगा। ठीक है, पहले क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, द्वितीयक में क्या है, तृतीयक में क्या है। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। द्वितीयक जैसे सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्या है, निर्माण क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कि डेयरी आ जाता है। ठीक है, मछली पालन, खनन, कृषि, ये सब क्या प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के कारण कौन से नए उद्योग विकसित हुए? ये थे बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, 1991 सुधार के बाद ये उद्योग विकसित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 1991 के आर्थिक सुधारों के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था? ये था अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलना। ठीक है, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी, बाद में जो 1991 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, ओपन मार्केट हमारा हो गया था। ठीक है, ओपन इकोनॉमी हमारी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कार्य जनसंख्या को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करता है? तो यह है औद्योगिक विकास। सॉरी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीयक क्षेत्र गतिविधि नहीं है? तृतीयक क्षेत्र में देखो, तृतीयक क्षेत्र में शिक्षण नहीं है। ठीक है, ये है विनिर्माण, ये तृतीयक क्षेत्र से है। कृषि और खनन ये भी हमारा किससे है, से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन तृतीयक क्षेत्र में शिक्षण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ है? तो जो नहीं हुआ है वो नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उपकरण का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो ये है टैरिफ अधिरोपण। ओके, सॉरी, एक मिनट मिस्टेक होगी, इसमें टैरिफ अधिरोपण नहीं है, इसमें है रेपो दर समायोजन। अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उपकरण का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो वो रेपो रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग ने भारत के विकासात्मक पुनर्गठन के लिए एक भाग के रूप में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। नीति का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही पूर्ण रूप क्या है? नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। भारत जैसे विकासशील देश 21वीं सदी में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में मानव विकास की अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को कैसे कम कर सकते हैं? तो जो इसका आंसर है क्षेत्र विशिष्ट नीतियों और संसाधन आवंटन को लागू करके। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय किन 3 संकेतकों पर विचार किया जाता है? तो इसका आंसर है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने अपनी विकास रणनीति के रूप में किस तरह की आर्थिक व्यवस्था को लागू किया?
तो ये जो लागू किया था इन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को मिलाकर बनी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। जैसे कि अमेरिका है उसने पूंजीगत अर्थव्यवस्था अपनाई, और जो रशिया था उसने कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई थी। ठीक है, तो हमसे दोनों ही कह रहे थे कि हमारी तरीके से अर्थव्यवस्था अपना लो, यूएसए भी और रशिया भी, लेकिन हमने बीच का हमने निकाला कि नहीं, ना तो हम पूंजीगत पूरी तरीके से जाएंगे, ना ही हम समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अपनाएंगे। हम जो अपनाएंगे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे। ठीक है, तो तब से हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता क्या है? यह है आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के पार नेटवर्कों का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से निजी क्षेत्र ने भारत की औद्योगिक समृद्धि और वैश्विक विस्तार में निम्नलिखित में से किस प्रकार योगदान दिया है? तो ये जो योगदान दिया है, इसका आंसर है बी, वैश्विक अधिकरणों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाकर औद्योगिक समृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक है, सॉरी, बढ़ावा देकर। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन और लोहा एवं इस्पात निर्माण जैसी गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, ये द्वितीयक क्षेत्र में शामिल। सॉरी, एक चीज जो मुझसे मिस्टेक हुई है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था, जो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र है। ठीक है, और जो द्वितीयक क्षेत्र है वो हमारा निर्माण क्षेत्र है। चलो मैं आपको यही बता देती हूँ। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, हम ये कर रहे थे ना, देखो, जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है ये हमारा निर्माण क्षेत्र है। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, और जो तृतीयक क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र कौन सा है? ये सेवा क्षेत्र है, और ये हमारा निर्माण क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। सॉरी, यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ये द्वितीय क्षेत्र हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, और तृतीय क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र है। तो पहले जो मैंने आपको बताया था प्लीज उसको करेक्ट कर लेना, शायद पहले आपको मैंने गलत बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1991 के आर्थिक संकट ने सुधारों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। भारत में 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? तो ये जो कारण था, उच्च राजकोषीय और चालू खाता घाटा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखो, जो 1991 है, 1991 के टाइम जो हमने एलपीजी अपनाई थी, एलपीजी के अपनाने से पहले और बाद के क्वेश्चन आप देखो कितने रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जो फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि और स्थिरता। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए परिवहन और संचार अवसंरचना क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है? सॉरी, ये लिखा होगा कि क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, यही लिखा है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो ये है, इसका यह उत्पादन केंद्रों को बाजारों से जोड़ता है, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के बाद भारत में शुरू किए गए राजकोषीय और मौद्रिक नीति सुधारों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, ये था बाजार ब्याज दरों को उदार बनाकर और वित्तीय क्षेत्र की दक्षता बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, सेवा और व्यापार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत, एक मिनट, सॉरी, सेवा और व्यापार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं, ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि आप थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग जिसका नाम बाद में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना? तो ये जो आधार बना था ये महालनोबिस भारी उद्योग मॉडल, ठीक है, ये इसका आधार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समेकन, ठीक है, वैश्वीकरण का यही अर्थ है, ठीक है, कि जैसे हमारा जो पहली अर्थव्यवस्था थी हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी, फिर हमने 1991 में ओपन इकोनॉमी अपनाया, ठीक है, ओपन इकोनॉमी अपनाया तो जो बाकी जो सभी देश थे उनके साथ फिर हमारा क्या आयात निर्यात होने लगा, ठीक है, तो ये है इसका वैश्वीकरण का अर्थ कि जो विश्व के जो बाजार हैं उनके साथ समेकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में GII का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, देखो इसमें इंडेक्सेस भी पूछ रहा है तो इसमें आप इंडेक्स भी आप पढ़ लेना, ठीक है, जो मानव विकास जो इंडेक्स है इसके अंदर और भी कई इंडेक्सेस हैं साथ में, ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना, जैसे ये है, ठीक है, और ग्लोबल वो और भी कई सारे इसमें इंडेक्सेस हैं, ठीक है, तो आप उसको जरूर पढ़ लेना। उद्योग के संबंध में भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था निजीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जो यूएनडीपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये इसका पूर्ण रूप है, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति महत्वपूर्ण है? तो ये जो महत्वपूर्ण है ये है सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण के कारण किस क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई? तो ये जो भारी वृद्धि हुई थी IT और सेवा क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो अभी जो हमारा जो क्षेत्र सबसे टॉप कर रहा है वो हमारा IT क्षेत्र ही है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना कि जो हमारे 3 क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रों में जो हमारा सेवा क्षेत्र है यही फिलहाल जो क्या है कि इस अब के टाइम में भी आप देखो तो यही क्षेत्र है जो सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों से एकीकृत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, सामुदायिक विकास की ओर ले जाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है? तो ये है लिंग विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन के लिए ऋण उपलब्ध कराने और उसे विनियमित करने के लिए प्राथमिक रूप से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो ये है वित्त मंत्रालय, ठीक है, ये वित्त मंत्रालय है, ये इसके लिए क्या उत्तरदायी है। तो ये मैंने आपको जो PYQ आए थे NTPC UG CBT 1 में का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, अभी जो 2026 वाले, तो इसके जो PYQ थे वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। ये PYQ आप सारे एक बार जरूर आप पढ़ लेना इन्हें, ठीक है। ये जो आगे जो CBT 2 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि RRB रिपीट करता है क्वेश्चन, तो वहां भी ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे फिजिकल पॉलिसी है, HDI है, और और जो LPG है, ठीक है, तो ये आप इन टॉपिक्स को क्या बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि अभी भी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने देखा ही कि इनसे क्वेश्चन क्या बहुत रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे FRBM भी है तो इन्हें आप अच्छे से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। जैसे अभी तो मैंने ये पॉलिटी का सॉरी इकोनॉमी का करा है, तो आगे ऐसे ही मैं धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स के मैं क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगी, PYQs लेके आऊंगी, ठीक है। तो आप जरूर इस वीडियो को देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी तो ठीक है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप चैनल को, और और टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भी मैं जो क्लासेस हैं, जो PDF वगैरह हैं, वहाँ मैं उस टेलीग्राम चैनल पर मैं डालती रहूंगी, तो वहाँ से आप तो वो चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना।
ओके, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना आप। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।